नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 जनवरी और 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। हेडलाइन तो देख ही रहे क्या है कि इंडिया मूव्स अहेड ऑन ईयू, यानी कि भारत जो है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ा है। जब यूएस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील जो है अभी अटका पड़ा हुआ है, ऐसे में भारत सोच रहा है कि ईयू के साथ में डील जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर लिया जाए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यूएस और ईयू दोनों के साथ में एक साथ ही डील फाइनल होगा। जो अटका हुआ मुद्दा है ना, वो एग्रीकल्चर को लेकर के है। दरअसल में यूएस में या यूरोप में जो है वो एग्रीकल्चर अर्थात क्या है, तो इसमें डेयरी भी शामिल है, पशुपालन भी है और एग्रीकल्चर तो है ही, कृषि तो है ही। तो तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। डेयरी, पशुपालन में ही डेयरी भी आ जाता है, जिसमें मांस एक्सपोर्ट और दूध भी आ जाता है, और उसके साथ में कृषि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो है ही। इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका के साथ भी डील में कठिनाई आएगी और यूरोप के साथ में इसमें कठिनाई आएगी। इसके अलावा यूरोप के साथ कार्बन जो टैक्स है इत्यादि चीज़ों पर भी चुनौतियाँ आ सकती है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर डील फाइनल हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। जो हम पढ़ते हैं कि मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए भारत को टैरिफ से बचने के लिए, ऐसे में हमें ये मदद कर सकता है। तो इसको तो आने वाले समय में हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि यह टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार डील फाइनल होने दीजिए, उसके बाद ये सब टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आज के अगर मुख्य एक और टॉपिक को हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर था। देखिए क्या है कि यूरोपियन ट्रूप्स अराइव इन ग्रीनलैंड एज टॉक विथ यूएस हाईलाइट डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो यूरोप के कई सारे देश हैं जिसमें फ्रांस, जर्मनी शामिल है, जिसकी सेनाओं ने वर्ल्ड वॉर लड़ा हुआ है, तो वो सेनाएं जो हैं वो अब ग्रीनलैंड में उतरनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका का जो अटैक हो सकता है या अमेरिका जो ऑक्युपाई कर सकता है ग्रीनलैंड को, उससे रोकने के लिए, यानी कि यूरोप और अमेरिका के बीच में अब डायरेक्ट टकराव देखा जा रहा है। अमेरिका जिद पर अड़ा हुआ है कि हमें चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। जबकि यूरोप बोल रहा है कि इसको हम यूरोप का एक तरीके से कमज़ोर करना और यूरोप का इन्वेजन के तौर पर हम देख सकते हैं, जिसमें फ्रांस ने और जर्मनी में भी कई सारे कठिन करे जो हैं वो बयान जारी किए हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये तनाव जो है वेस्ट और अमेरिका के बीच में पहली बार हम देख रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह का तनाव नहीं देखा गया है। कई बार रूस की सेनाओं से या अन्य सेनाओं से बचाने के लिए अमेरिका की फोर्सेस तो आई हैं यूरोप, लेकिन यूरोप की सेनाएं कभी अमेरिका से बचाने के लिए अपने हिस्से पर ही तैनात होंगी, ये पहली बार देखा जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को जर्मनी की सेनाओं से बचाने के लिए अमेरिका की ट्रूप्स वहाँ पर गई थी और बचाया भी था, जर्मनी को पीछे भी हटना पड़ा था। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति बिल्कुल ही अलग दिख रही है। ग्रीनलैंड को कब्जा करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान वेनेजुएला के लिए था। उतना ही आसान ईरान में भी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा जितना आसान वेनेजुएला में था। ईरान का मुद्दा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दबना शुरू हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब इत्यादि देशों ने डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका को समझाया है कि अगर ईरान पर कब्जा किया जाता है तो तेल का दाम जो है बहुत तेज़ी गति से बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो रूस को पहुँचेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल का आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इससे उतने सवाल भी नहीं बनते जितना ज़्यादा ये हाईलाइट में रहता है। सवाल जहाँ से बनते हैं वो टॉपिक देखिए क्या है कि राष्ट्रमंडल के स्पीकर, राष्ट्रमंडल जो समूह है उस पर स्पीकर का सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और भाग भी लिया। राष्ट्रमंडल क्या है, कौन सा सम्मेलन है, किसने उसकी अध्यक्षता की, क्या क्या मुद्दे रहे उसमें, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे। उसके अलावा आज भारत की विदेश नीति में प्रमुख चुनौतियों को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। देखिए क्या है पहला टॉपिक। प्रधानमंत्री जी ने कॉमनवेल्थ स्पीकर्स समिट इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो डिलीवर भी हो रहा है। कोई नाम का लोकतंत्र भारत में नहीं है, बल्कि ऐसा लोकतंत्र है जो डिलीवर भी करता है। किस में बोला है उन्होंने, तो कॉमनवेल्थ स्पीकर समिट, ये कहाँ पर हुआ है भाई, तो नई दिल्ली में, देश की राजधानी में इसे आयोजित किया गया है। तो पहले तो इस न्यूज़ को छोटा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे कि ये सम्मेलन क्या था, इसके क्या क्या हाईलाइटेड मुद्दे रहे इसमें, और इसके अलावा राष्ट्रमंडल क्या होता है। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CSPOC की 28वीं सम्मेलन
कौन सी सम्मेलन? 28वीं सम्मेलन। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि 28वीं सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से 27वीं जो सम्मेलन था ना बंधुओं, वो युगांडा कंपाला में आयोजित किया गया था पिछले साल। तो ये भी याद रखेंगे, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो पिछले साल का भी याद रखेंगे। यहाँ पर उन्होंने यूपीआई, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक, और तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम, विमानन बाजार, रेलवे नेटवर्क, कई सारे चीज़ों का उदाहरण दिया कि हम ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है उसमें भी हम कई सारे देशों से आगे हैं, और यूपीआई जो है उसके ज़रिए दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है। ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म है बंधुओं, ट्रांजैक्शन का। इसके अलावा भारतीय विमानन बाजार जो है दुनिया में सबसे तेज़ी गति से बढ़ने वाला विमानन बाजार है। इसके अलावा भारतीय रेल नेटवर्क में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ये सब उदाहरण उन्होंने वहाँ पर दिया, प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लिया। अब इसके मुद्दे क्या क्या थे इसे ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 28वीं सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और प्रोसाइडिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, इलेक्शन में चूँकि पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, तो उसे सही प्रकार से किस प्रकार से कंडक्ट किया जाए, तो उसमें ये मुख्य रूप से ऑफिसर्स मदद करते हैं संसदीय प्रथाओं को जीवित रखने में। संसदीय प्रथाएं लोकतंत्र और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत ने इसे चौथी बार होस्ट किया है। इससे पहले 71, 86 और 2010 में किया था, और उसके बाद से 2026 में 28वीं सम्मेलन को होस्ट किया गया है। प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भारत ने इससे पहले इसको कभी भी होस्ट नहीं किया है, भारत ने पहली बार इसे होस्ट किया है। तो वहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा कि भारत ने पहली बार इसको होस्ट नहीं किया है। आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, वो फैक्ट्स यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं ही आपसे सवाल दे करके पूछ लूँ, हाल ही भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की पहली बैठक आयोजित की गई है, पहला स्टेटमेंट यही दे दूं तो आप उसको काटेंगे। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, कब कब, 71 में, 86 में, 2010 में, और ये 2026 में चौथी बार इसको आयोजित किया गया है। उद्घाटन मुख्य अतिथि कौन रहे भाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 15 जनवरी 2026 को समाविद हॉल संसद भवन कॉम्प्लेक्स में सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। लोकसभा स्पीकर ने इसकी अध्यक्षता की। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो इसके उपस्थित प्रमुख गणमान्य में से एक थे। प्रधानमंत्री थे, स्पीकर थे, उसके अलावा हमारे जो राज्यसभा में हैं, और उसके अलावा हरिवंश जी जो हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। मोदी जी ने उद्घाटन में भारत के जो प्रमुखताएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो वर्तमान में है, जैसे यूपीआई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहीं पर खुल रहा है तो उसमें 3rd देश हम ही हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, और तीसरा है भारत। तीसरा इसमें भारत ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप की क्वालिटी वो नहीं है जो चीन और अमेरिका में खुल रहे हैं। वहाँ पर एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम हो रहा है। अपने देश में भी इन क्षेत्रों में काम हो रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। अपने यहाँ पर ई-कॉमर्स में ज़्यादा स्टार्टअप देखे जा रहे हैं। विमानन बाजार, ये भारत का सबसे तेज़ी से, दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार में से एक है। विमानन अर्थात जो विमान का नेटवर्क है, एयरपोर्ट बहुत सारे बन रहे हैं और डिमांड भी इसके बढ़े हैं क्योंकि किराया तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। रेलवे नेटवर्क है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा गया। यूपीआई तो दुनिया में डोमिनेट ही करता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के मामले में। 61 स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, 42 राष्ट्रमंडल देश और 4 सेमी ऑटोनोमस सांसदों ने यहाँ पर भाग लिया, और यह सबसे बड़ी भागीदारी में से एक थी। पिछले साल कंपाला में जो आयोजित किया गया था उससे ज़्यादा बड़ा यह कॉन्फ्रेंस था। इस मुख्य विषय क्या क्या रहा, तो एआई सबसे पहला मुख्य विषय था कि भाई सोशल मीडिया का संसदीय कार्यप्रणाली में क्या महत्व है, एआई और सोशल मीडिया का संसदीय कार्यप्रणाली में क्या महत्व है। बीपीएससी थोड़ा सा इस मामले में समय से आगे चलता है। उसने 69th बीपीएससी मेंस में ही पूछ लिया था कि भारत के संसदीय प्रणाली में एआई किस प्रकार से योगदान दे रहा है। इसको उदाहरण सहित समझाना था। शॉर्ट आंसर का ये सवाल था। कब पूछ लिया था? 2 साल पहले, है ना, 1.5 साल 2 साल पहले ये सवाल पूछ लिए गए थे बीपीएससी के द्वारा। भारत के विधायिका में एआई किस प्रकार से सहायक होगा। आपको जो ये लगता है कि मेंस में 10 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वहाँ पर क्वेश्चन सेट करने वाले बैठे हैं वो कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो चर्चा में है, और आपके कॉमन सेंस का टेस्ट लेते हैं वो मुख्य रूप से।
तो एआई का हमारे विधायिका में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा मेंस एग्जामिनेशन शॉर्ट आंसर में, और ये इसका मुख्य विषय में से भी एक था कि एआई एंड सोशल मीडिया का संसदीय कार्य प्रणाली में क्या महत्व है, या महत्व को हटा करके अगर मैं इम्पैक्ट डाल दूं क्या प्रभाव है, या एआई और सोशल मीडिया का संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव एक निबंध का भी टॉपिक हो गया। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है 2026 एआई और डीप फेक एंड इलेक्शन, क्योंकि बंगाल इलेक्शन आने वाला है, फरवरी में इलेक्शन होगा, फरवरी नहीं मार्च अप्रैल के आसपास में इलेक्शन है ना। तो इसके कारण से एक बहुत ही शानदार सा आर्टिकल आया हुआ जिसको आने वाले वीडियोज हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया का संसदीय कार्यप्रणाली में है, तो ये पहला इसका विषय था नवाचार नागरिक भागीदारी का प्रोत्साहन। संसदों में नवाचार नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के तरीके, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिकों की भागीदारी को कैसे संसद बढ़ाया जा सकता है। मैंने पॉलिटी के रिवीजन टेस्ट में बच्चों से एक सवाल पूछा था 71 मेंस वालों में कि हाल ही में संसद में जो बहस है उसका स्तर और उसकी प्रभावशीलता दोनों कम हो गई है, इसके कारणों को बताएं और इसके समाधान को लिखें। लिखिए जरा, क्योंकि इस बार की संसद की कार्रवाई जो हुई माना जा रहा है कि उसकी कार्य क्षमता कहीं न कहीं कम हो गई है, बहस के दिन भी कम हुए हैं। तो जो संसदीय देश में अगर संसद सही से बहस ही नहीं होगा तो फिर काहे का संसद। तो आप इस दिशा में भी सोचें, इसीलिए सवाल दिया था मैंने। संसद सदस्यों को प्रभावी विधायक और प्रतिनिधि बनाना। प्रभावी विधायक यानी कि आप इफेक्टिव लेजिस्लेटर तो बनिए, ऐसा थोड़ी ना कि गए भाषण देकर के आ गए कि समोसा का साइज अलग अलग क्यों है ना। वैसे जो वो कहना चाह रहे थे उसमें से हम समोसा को लेकर के उड़ गए, लेकिन जो कहना चाह रहे थे वो ये था कि 10 रेस्टोरेंट होते हैं और आप किसी चीज़ का बोलते हैं कि भाई इसका फुल मुझे चाहिए, जैसे कुछ आपने ऑर्डर किया कोई डिश तो फुल चाहिए, तो उस फुल की क्वांटिटी क्या है इसका रेगुलेशन तो होना चाहिए। वो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं पर फुल के नाम पर कुछ और दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ और दिया जा रहा है, जबकि पैसे कहीं न कहीं समान या ज़्यादा ही लिए जाते हैं। तो वो इसे रेगुलेट करने की बात कर रहे थे, लेकिन उससे वो सही से बता नहीं पा रहे थे, है ना। क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि जब लोग जो हैं पैसा दे रहे हैं रेस्टोरेंट इत्यादि में, तो उनको क्वांटिटी कितना मिल रहा है इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है ना। तो ये क्या है, इफेक्टिव लेजिस्लेटर बनने के लिए भी इसमें एक वो भी रखा गया था इशू। 3 मुख्य रूप से इशू थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया का संसदीय कार्यप्रणाली महत्व, नवाचार और नागरिक भागीदारी का प्रोत्साहन, संसद सदस्यों को प्रभावी विधायक और प्रतिनिधि बनाना। एक चीज और बता दूं, ये भी सवाल में से पूछा जा सकता है कि हाल ही भारत में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के स्पीकर का सम्मेलन जो हुआ उसके बारे में बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भाग लिया है और भारत में 4थी बार आयोजित हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भाषण थे उससे कई बार सवाल जो हैं बन जाते हैं। भारत में लोकतंत्र की जहरें बहुत गहरी हैं। लोकतंत्र ने भारत को यूपीआई, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक क्षमता, तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबसे बड़ा विमान बाजार, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क दिया है। भारत की यात्रा समाविद हॉल से शुरू होकर के पुरानी संसद से नई संसद तक पहुँची है, ये चीज़ उन्होंने कहा। तो ठीक है, ये सब तो उनके भाषण की चीज़ें हो गई, जिसे आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने हाईलाइट किया है। भारत दक्षिण गोलार्ध के भागीदारों के लिए ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म बना रहा है। इंडिया इज बिल्डिंग ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ पार्टनर्स, यानी कि विकासशील देशों के लिए हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसके लिए कोई उनको रॉयल्टी वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ओपन सोर्स यानी कि अपने हिसाब से उसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सम्मेलन का महत्व क्या था, ये राष्ट्रमंडल देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, भारत की मेजबान वैश्विक संसदीय मंच पर भारत की भूमिका को भी रेखांकित करती है। तो ये तो हो गया न्यूज इसके बारे में, और हमने 28वें सम्मेलन के बारे में भी पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें थी। अब जरा राष्ट्रमंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसको कहा जाता है, इसको ज़रा समझेंगे, क्योंकि इसमें हम आज़ादी से पहले ही हम जुड़ गए थे, हमारे संविधान लागू होने से पहले ही हमने इसमें भागीदारी शुरू कर दी थी। राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक राजनीतिक संघ है जो मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेशों से बना हुआ है। यानी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था पूरे दुनिया में, जब कॉलोनी का दौर था, उस दौरान में जो ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे ना, उन सभी का एक प्रकार से संघ है। लेकिन क्या वही देश हैं इसमें? नहीं, उसके अलावा भी देश इसमें शामिल हैं। यह संगठन लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, सतत विकास को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में शुरू हुआ। 1931 के वेस्टमिंस्टर विधान ने ब्रिटिश डोमिनियंस को स्वतंत्रता दी। 1949 के लंदन घोषणा पत्र ने आधुनिक राष्ट्रमंडल की नींव रखी। 1949 के लंदन घोषणा पत्र ने इसकी नींव रखी। जब भारत गणराज्य बना तो लेकिन राष्ट्रमंडल में रहा वो। भारत भले ही ब्रिटिश उपनिवेश से अलग हो गया, भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली, लेकिन भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ रहा, क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच ऐसे चाहिए थे जहां पर हम अपनी बातों को रख सकें और अपने जैसे देश जो औपनिवेशिक काल के शिकार और शोषित रहे हैं उनके साथ साझेदारी में आगे बढ़ सकें। 1947 से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कई देश शामिल हुए। आज यह 2.5 अरब लोग, दुनिया की आबादी के 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? तो यही राष्ट्रमंडल। 1961 में दक्षिण अफ्रीका को नस्लीय भेदभाव के कारण निष्कासित किया गया। 1994 में उसे वापस शामिल कर लिया गया। जिम्बाब्वे 2003 में निष्कासित कर दिया गया था। संगठन का संरचना क्या है? 56 सदस्य हैं, जिसे 5 एशिया, 19 अफ्रीका, 7 कैरेबियन, 3 यूरोपीय, 11 पैसिफिक और 11 अन्य इसमें शामिल हैं। अधिकांश गणराज्य हैं, लेकिन 15 में ब्रिटिश सम्राट राज्य प्रमुख हैं, यानी कि इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके आज भी राज्य प्रमुख जो हैं वो ब्रिटिश सम्राट ही हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। प्रमुख प्राधिकारी कौन होते हैं? तो राष्ट्रमंडल के प्रधान जो होते हैं ब्रिटिश सम्राट, 2026 में किंग चार्ल्स तृतीय हैं। महासचिव बैरसन पैट्रिसिया स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। चार्टर 2013 में अपनाया गया, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन, लैंगिक समानता की बात करता है। हर 2 वर्ष में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक होती है। 2024 में सामोआ में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। 2026 का देखिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करना, गरीबी कम करना, मानवाधिकार सुनिश्चित करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। पूरे विश्व में यही इसका उद्देश्य रखा गया है। तो राष्ट्रमंडल के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया था क्या भारत को इससे अलग नहीं हो जाना चाहिए? क्या यह औपनिवेशिक जो सिस्टम था उसका प्रमाण नहीं है क्या? तो आप बता सकते हैं कि औपनिवेशिक दौर में भले ही बना, लेकिन आज के दौर में भारत इसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर शामिल होता है। और कहीं न कहीं साउथ साउथ जो हम सहयोग की बात करते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग, विकासशील देशों के बीच में सहयोग की बात करते हैं, ऐसे में इस प्रकार के संगठन हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए भारत को इससे ज़रूर जुड़ करके रहना चाहिए। इसे आप ज़रूर बताइएगा। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि हमें इस प्रकार के संगठनों की क्या आवश्यकता है, तो वहाँ पर रेलेवेंट पॉइंट बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है, इंडिया नीड ए न्यू फॉरेन पॉलिसी प्लान। ये श्याम सरन जी हैं। ये भारत के विदेश मामलों में बहुत बड़ी भूमिका रही है इनकी, और जब ये कुछ बोलें तो उससे ज़रूर बैठ करके एक बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आज के दौर में जिस प्रकार के हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे हमें नए फॉरेन पॉलिसी प्लान की आवश्यकता है, जिसे भारत को अपनाना चाहिए और नए डिस्कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन कौन सी चैलेंजेज हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी, आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, और पिछले साल निबंध में भी पूछा गया था कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल वही, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक वर्ड बदल देंगे तो पूरा उसका फिर निबंध बदल जाएगा। तो इस प्रकार से भी लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा इसे, कि भाई क्या क्या इसके चैलेंजेज हैं। तो ज़रा चैलेंजेज को हम लोग भी पढ़ते हैं कि आज के दौर में भारतीय विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस प्रकार की भारतीय विदेश नीति है, क्या दंतहीन हो गई है, उसके पास दांत नहीं रहा है बोलने के लिए। आज के दौर 2026 में भारतीय विदेश नीति वैश्विक क्षेत्रीय बदलावों से प्रेरित हो रही है। ये तो हमेशा ही होती है। जैसे ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट, जिसको मागा कहा जाता है। पिछली बार इंटरव्यू सेशन में परसों मैंने एक सवाल पूछा था कि मागा और आत्मनिर्भर भारत क्या एक ही जैसे हैं? आत्मनिर्भर भारत और मागा क्या एक ही जैसे हैं? तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि मागा के तहत हम दुनिया को टैरिफ करने का धमकी देते हैं ट्रंप, जबकि मैं आत्मनिर्भर भारत के तहत में हम लोग अपने अंदर में सुधार करने की बात करते हैं। तो मागा और इत्यादि नीतियां जो हैं, इसके कारण से भारतीय विदेश नीति के समक्ष बहुत ही बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जिसे हमें फेस करना पड़ेगा। पहला जो चैलेंज है वो तो यही है, अमेरिका के साथ संबंधों में बहुत बड़े स्तर का तनाव देखा जा रहा है। ट्रंप की नीतियों ने भारत पर 50% टैरिफ रूसी तेल से खरीदने पर, इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ
रेसिप्रोकल टैरिफ और रूसी तेल खरीदने के कारण से टैरिफ हमारे ऊपर लगाए गए हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ निकटता बढ़ा रहा है, जिससे क्वाड कमज़ोर हो रहा है। अमेरिका की अविश्वसनीयता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती दे रही है। ये एक हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है। भारत को बहुसंरेखन मल्टी अलाइनमेंट अपनाना चाहिए। रूस और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यूरोपीय देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हाल ही में जर्मनी से के साथ हमने सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की है। यूरोपियन यूनियन के साथ FTA पर हम वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ हमने साइन किया है FTA को। इसी प्रकार से EFTA जिसमें लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, ये सब जो देश शामिल हैं, उनके साथ ही हमने मुक्त व्यापार समझौता साइन किया था। अर्थात हम अपने बाजार का विविधीकरण करेंगे और उसके साथ में अपनी स्ट्रैटेजिक और रणनीतिक निर्भरता भी अमेरिका से कम करेंगे। ये हमारे लिए समाधान हो सकता है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सीमा विवाद, चीन का पावर रिंग या जिसको रिंग ऑफ पल्स की नीति कहा जाता है, बढ़ रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ निकटता, इंडो पैसिफिक में प्रभाव, सीमा विवाद जैसे सक्शिगाम घाटी, आर्थिक निर्भरता, BRI में पड़ोसी देशों की भागीदारी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। भारतीय विदेश नीति के लिए 2025 से पाकिस्तान के साथ संघर्ष ने 2 मोर्चे की चुनौती बढ़ाई है कि हमें 2 फ्रंट चैलेंज मिल सकते हैं। जो हमारे सेना प्रमुखों ने, सेना के कई सारे शानदार ऑफिसर्स ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल पाकिस्तान से बल्कि चीन के साथ भी लड़ रहे थे। हमें 2 फ्रंट वॉर का एक छोटा सा तो हमें नतीजा देखने को मिला है और हमने काफ़ी अच्छा उससे निपटा भी, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चीन के साथ ग्रैंड बार्गेन की कोशिश करें, सीमा विवाद सुलझाएं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाएं। इंडो पैसिफिक में क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए और क्षेत्रीय सहयोग जैसे सार्क को पुनर्जीवित हम कर सकते हैं या बीमस्टेक को हम आगे ला सकते हैं। पड़ोसी देशों में अस्थिरता, ये तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए। हमारे आसपास के सारे पड़ोसी देशों में आग जल रही होती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का निर्वासन, नेपाल में जैन का विरोध, म्यांमार में सैन्य शासन, श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव, चीन के साथ भूमिका, ये सारे हमारे इर्द गिर्द में बहुत बड़े चैलेंज देखे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हम पर तो पड़ेगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसी प्रथम की नीति को मजबूत करें। आर्थिक सहायता, सांस्कृतिक संबंध, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। रूस के साथ संबंध और सैंक्शन, भारत जो रूस के साथ तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है, उससे नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाने को तैयार है। 500% सैंक्शन की धमकी भी दी गई है। अमेरिकी सैंक्शन कारण रूस से तेल और हथियार आयात प्रभावित हुआ है। रूस से निकटता से भी भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही है। ये भी हमारे लिए एक विदेश नीति में बहुत बड़ा चैलेंज है। समाधान क्या है? रूस के साथ RIC, रूस, इंडिया, चाइना फॉर्मेट को मजबूत करें। ऊर्जा और रक्षा में विविधीकरण करें, जैसे सऊदी अरब, अमेरिका से आयात, इराक से तेल खरीद रहे हैं हम लोग। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे देशों से भी आने वाले समय में हम तेल खरीद सकते हैं। आर्थिक और वैश्विक सैंक्शन, अमेरिका टैरिफ से निर्यात प्रभावित हुआ है। पानी, बिजली की कमी, घरेलू राजनीति विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैश्विक भूमिका और ग्लोबल साउथ, बहुपक्षीय मंच जैसे ब्रिक्स, क्वाड में संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड में अगर अमेरिका की नीतियाँ इसी प्रकार से रही तो क्वाड कमज़ोर हो जाएगा। क्वाड के कमज़ोर होने से इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के प्रभाव को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी और भारत के प्रभाव को कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 से भारत को मिल रहा है का उपयोग नए नियम बनाने के लिए, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका समाधान हो गया। इसे ज़रूर याद रखिएगा। हमारे ब्रिक्स नीति के 6 चैलेंजेस मैंने आपको बताए और उसके समाधान भी आपको बताए हैं। आपसे चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, आपको पॉइंट वाइज में बताना पड़ता है। वहाँ पर ये नहीं बता सकते वो वाला चैलेंज है, वो जो था ना वो वाला चैलेंज है, इस प्रकार से नहीं बताना होता है। बिल्कुल सटीक और सही पॉइंट में जवाब देना होता है। आप अगर सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके पास 5400 और शानदार कैंडिडेट होंगे, उनमें से जो जवाब देंगे उन्हें वो ले जाएंगे। उनकी कोई मजबूरी नहीं है आपको सेलेक्ट करना, ये ज़रूर ध्यान में रख करके जाइएगा। इसलिए अपना बेस्ट दीजिएगा इंटरव्यू में। जिनका 21 जनवरी से जिनका इंटरव्यू शुरू है। INSB कौंडिन्य इसको कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है ये, इसको हम लोग ज़रा पढ़ेंगे। क्या है ये INSB कौंडिन्य? तो दरअसल में एक ये जहाज़ है जिसको हमने पौराणिक तकनीक का उपयोग करते हुए बनाया है।
अगर आपने किताब पढ़ा हो, ये किताब है अंधकार काल भारत, शशि थरूर की किताब है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारे इतिहास में ये चीज़ गढ़ा गया कि भारत ज्ञान विज्ञान में, आर्किटेक्ट में, निर्माण में, हम सभी चीज़ों में पीछे थे। ब्रिटिशर्स आए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाए, मुग़ल आए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाए, सारा कुछ बाहर से ही आया इस देश में। इस देश में अपना तो कुछ था ही नहीं, हम सब लोग भूखे नंगे घूमते थे पूरे दुनिया में। तो उसको उन्होंने खंडित करने का प्रयास किया कि भारत में प्राचीन काल से इस शानदार स्तर के जहाज़ बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें बाहर के देशों से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। गुप्तों के दौरान में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ों का निर्माण कहीं पर होता था तो भारत में ही होते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जब भारत में मौजूद थी, लेकिन उस इतिहास को हमने लिखा ही नहीं। हमारा इतिहास होता है यानी कि आने वाले इन्वेडर्स और उनके द्वारा सारी अच्छी चीज़ें लाई गई। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं था। बाबर के बाबरनामा के आधार पर भारत के हम इतिहास को लिख देते हैं, जिसमें बताता है कि भारतीय लोग बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है, तो आए फिर क्यों यहाँ पर, है ना। इस प्रकार के स्रोतों के आधार पर जब इतिहास लिखे जाते हैं तो इतने शानदार से शानदार चीज़ों को हम लोग अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो INS कौंडिन्य जो है इसी प्रमाण को लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भाई साहब ये जहाज़ ना हज़ारों वर्ष पहले बनते थे और उसी तकनीक का आज भी हमने उपयोग किया है। INS कौंडिन्य भारतीय नौसेना का एक अनूठा और ऐतिहासिक रूप से प्रेरित नौकायन पोत है। यह पोत अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना हो गया है और कल तो ओमान की खाड़ी में मौजूद था, परसों देखिए ओमान की खाड़ी में मौजूद है ये, और बिल्कुल वही पुराने तकनीक का उपयोग किया गया है। इनफैक्ट इसमें एक भी मेटल का स्क्रू तक यूज़ नहीं किया गया, कील तक यूज़ नहीं किया गया मेटल का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज के दौर में एक ऐसा जहाज जिसमें एक मेटल का कील तक यूज़ नहीं किया गया है, 100% पुरानी तकनीक से इसको बनाया गया है और पूरे दुनिया मस्त घूम रहा है। भारतीय नौसेना का ये जहाज़ है, इसको जरूरी है युद्ध लड़ने के लिए तो इसको उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। इसका उपयोग इसी के लिए तो किया जा सकता है कि भाई साहब ये देखो, यह पोत भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, नौवहन कौशल के पुनरुद्धार का एक सजीव प्रतीक माना जा रहा है कि भारत में समुद्र और समुद्री परंपराएं, समुद्र में यात्रा करना कोई आज शुरू नहीं हुआ। जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने किताब में लिख दिया समुद्र की यात्रा करोगे तो अछूत हो जाएंगे। कितने लोगों ने इसको माना? क्या भारत में समुद्र यात्रा होता नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं आप। ब्राह्मण ग्रंथ में यह भी तो लिखा हुआ है कि भाई समुद्र को देवता माना जाता है। भगवान श्री राम समुद्र को लांघ करके गए थे, उनको समाज से निकाल दिया क्या? कौन सा साहित्य का कौन सा रेफरेंस उठा करके ले आते हैं पता ही नहीं चलता है। दरअसल में ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना होता है, जहाँ पर हमें बस एक चीज़ बता दिया जाता है कि आपके हर चीज़ ही बाहर से आई है, आपका अस्तित्व ही बाहर पर डिपेंड करता है ना। तो उसी चीज़ का प्रमाण है INS कौंडिन्य की विशेषताएं। INS कौंडिन्य स्टिचिंग पुरानी तकनीक से निर्मित एक पोत है जिसकी रूपरेखा अजंता की गुफाओं के चित्रकला में दर्शाए गए 5वीं सदी के प्राचीन भारतीय जहाज से प्रेरित है। 5वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। 5वीं सदी के अजंता गुफाओं के पेंटिंग में जो अजंता गुफाएं यानी कि बुद्ध से संबंधित हैं, ये केवल बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर और किसी धर्म का प्रमाण नहीं मिलता है हमें। ठीक है, इस पोत का निर्माण धातु कीलों के बिना किया गया, जिसमें पारंपरिक समुद्री निर्माण पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। कुशल कारीगरों द्वारा, केरल के कुशल कारीगरों तैयार इस पोत में नारियल के रेशे व रस्सियाँ, लकड़ी के जोर, प्राकृतिक रेजिन, सूती कपड़े जैसे पौराणिक सामग्री का उपयोग करके प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण कला को जीवंत किया गया है और उसी को हम पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। यह परियोजना भारतीय नौसेना सांस्कृतिक मंत्रालय के होडी इनोवेशन के सहयोग से साकार हुई है। इंडियन नेवी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने मिलकर के इसको बनाया है। INS कौंडिन्य में कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक समाहित किए गए हैं। गंडा भेरूरा 2 सिर वाला पौराणिक पक्षी, ये भारतीय माइथोलॉजी का पक्षी है जो कदम्ब वंश एवं सूर्य का प्रतीक माना जाता है। धनुष बो यानी कि धनुष बाण सिंह याली का अंकन है जो शक्ति और संरक्षण का द्योतक है।
डेक पर हड़प्पा शैली के पत्थर का लंगर है। लंगर जो बनाया गया है ना, लंगर जो जहाज़ को रोकने के लिए, इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो भी हड़प्पा शैली के पत्थर लंगर के प्राचीन समुद्री सभ्यता की याद दिलाता है कि भाई साहब आजकल नहीं, हड़प्पा सभ्यता जब थी ना तब अरेबियन देशों से हम लोग व्यापार करते थे। उसका प्रमाण मिला है, लेकिन उस प्रमाण को कौन देखे? हमें तो बस ये बताना होता है कि ब्राह्मणों ने किताब में लिख दिया था कि समुद्र पार करोगे तो अछूत माने जाओगे। तो इस प्रकार के इतिहास को ये जो INS कौंडिन्य है ये दिखाता है कि भाई साहब ये गलत लिखे गए थे। INSSB कौंडिन्य भारत की समृद्ध और प्राचीन समुद्री विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। यह पोत इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत प्राचीन काल से समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में अग्रणी रहा है। साथ ही आधुनिक समय में समुद्री कूटनीति, मैरीटाइम डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को भी दुनिया में प्रदर्शित करने का काम करता है। कौंडिन्य नाम क्यों रखा गया? एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक माने जाते हैं जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक की समुद्री यात्रा की थी। 2000 वर्ष पूर्व इन्होंने भारत से दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहाँ तक की समुद्री यात्रा की थी। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार उन्होंने रानी सोमा से विवाह किया और फूनन साम्राज्य की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जीवन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसका नाम INS कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी याद रखिएगा। बाकी इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग कल के वीडियो में, जिसमें आपको कदम्ब वंश के बारे में और भारतीय प्राचीन इतिहास में जो मैरीटाइम उद्योग रहा है उसके बारे में हम लोग जरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।